हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11th क्लास में आज का टॉपिक है बच्चों पलायन वेग। पलायन वेग किसे कहते हैं और पलायन वेग के लिए व्यंजक काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसे आपको तैयार अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग प्रॉपर रूप से तैयारी कर रहे होंगे और आप लोग जितने भी वीडियो हैं बच्चों वो प्लेलिस्ट में है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए। तो पलायन वेग क्या है? जैसे हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से फेंकते हैं, हम यहाँ पर पृथ्वी तल मान लेते हैं कि ये पृथ्वी तल है, ये पृथ्वी है, गोल गोल। पृथ्वी कैसा है? गोल ही है ना। चलो ठीक है, देखे हो। अरे भैया ये सिर्फ हम और आप ही केवल और केवल कॉपी पेन में देखे हैं, मतलब कॉपी में देखे हैं, किताब में देखे हैं, बल्कि हम सीधा डायरेक्ट पृथ्वी को देखे नहीं है। क्योंकि देखने का एक रीजन है बच्चों, जब तक आप अंतरिक्ष में नहीं जाएंगे तब तक देख नहीं पाएंगे। तो हमने तो नहीं देखा है, आप लोग यदि कोई देखे हो भाई अंतरिक्ष में कौन गया है, अब आपकी ही महिमा है। ये पृथ्वी तल हम मान के चलते हैं, यहाँ से किसी वस्तु को ऊपर की ओर हम फेंक रहे हैं बच्चों। यदि हम ऐसा फेंक दें कि वो वापस आए ही नहीं, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, वापस ना लौटे, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, तो एक निश्चित वेग से हम फेंकें, जिस वेग से फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, यानी ऊपर की ओर चला जाए, वापस लौटे ही नहीं, तो उस वेग को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। मतलब एक न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु या किसी पिंड को पृथ्वी के सतह से फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को, ये मैं कहता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड है, एरिया है, ठीक है। तो ये हमारा भैया गुरुत्वीय क्षेत्र है, इसको ही पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं लौटता, तो उस वेग को हम कहते हैं पलायन वेग। वेग ही बच्चों, वेग क्या कहलाता है? दूरी बटा समय, समय के साथ कितना डिस्टेंस तय कर लिया। हम एक ऐसा वेग से फेंकें जिससे वो पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, वापस ना लौटे, वह जो वेग है पलायन वेग कहलाता है। कौन सा वेग कहलाता है? पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो परिभाषा देखो, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं लौटता। इस वेग को हम कहते हैं पलायन वेग कहते हैं बच्चों, जिसे भी ई से दर्शाते हैं। ई क्यों लिखा गया है? एस्केप वेलोसिटी, भी मतलब वेलोसिटी वेग है, ई फॉर एस्केप, ये चीज होता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमने माना था पृथ्वी है, पृथ्वी का त्रिज्या कितना होगा बच्चों? कैपिटल आर, सबको पता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम। और यहाँ से हम जो पिंड फेंक रहे हैं उसका द्रव्यमान कितना है? स्मॉल एम। कितना? स्मॉल एम। तब बच्चों स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला बताओ। स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला इसके पहले जस्ट मैंने कराया था, माइनस जी एम एम बटा आर। आर दूरी पर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ये बच्चों माइनस जी एम एम बटा आर। ये आर ये इसलिए बता रहा है कि पिंड अभी यहाँ पर है, एम द्रव्यमान का, इसके लिए आर। यदि मान लो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर होता, उसके लिए हम स्थितिज ऊर्जा क्या कह देते? उसके लिए स्थितिज ऊर्जा हम कह देते माइनस जी एम एम, केंद्र से दूरी स्मॉल आर, तो स्मॉल आर कर देते। ये जो दूरी है केंद्र से मानी जाती है बच्चों, ठीक है। तो यदि हमने कहा कि मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, त्रिज्या कैपिटल आर है, इसके सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान का एक पिंड रखा है, तब बच्चों इसके सतह पर स्थितिज ऊर्जा उस पिंड पर कितना है? माइनस जी एम एम बटा कैपिटल आर, क्योंकि त्रिज्या कैपिटल आर है। अभी केंद्र से दूरी कैपिटल आर मानकर चलते हैं, यदि उसी पिंड को थोड़ा सा और ऊंचाई पर ले जाएंगे तो जो दूरी है वो बदल जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा का आप लोग कहोगे व्यंजक यहाँ पे कराएं तो इम्पॉसिबल है भैया। यहाँ पर हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला कितना होता है, माइनस जी एम एम बटा आर। यदि बच्चों ऊंचाई के साथ साथ जाएंगे तो दूरी के मान में वृद्धि होगी, ये चीज क्लियर है। हमेशा ये ऋणात्मक ही होता है, धनात्मक नहीं होता। तो हमने कहा कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है, त्रिज्या कैपिटल आर है, उसके सतह पर स्थित एम द्रव्यमान के किसी पिंड पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितना होता है? माइनस जी एम एम बटा आर, ठीक है। ये चीज तो आपने अच्छे तरीके से समझ गया कि भाई साहब हमने क्या माना, एक पृथ्वी है ना, एक ही पृथ्वी है कि 10 पृथ्वी है? बताओ, एक ही पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, द्रव्यमान कैपिटल एम, और भाई पिंड जो है ना अभी यहाँ पर ही है, उसके सतह पर है, और इस पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम है, तब इनके बीच स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस जी एम पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम पिंड का, और दोनों के बीच केंद्र से दूरी कैपिटल आर है। ये चीज है बच्चों। अब यदि इसी पिंड को हम अनंत पर ले जाएं, भाई यदि फेंकेंगे एक निश्चित वेग से तो वो कहाँ जाएगा? अनंत की ओर जाएगा,
निश्चित ही नहीं कहा जाएगा, तो हमें पता है अनंत की ओर, तो अनंत पर भाई दूरी जो है अनंत हो जाएगा, ये r का मान बच्चों अनंत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो m द्रव्यमान के पिंड पर मैं कहूं स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, अनंत कैसे लिखते हैं, अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, बताओ जरा, कोई बता सकता है स्थितिज ऊर्जा अनंत पर? तो हम कहेंगे ना -gm बटा अनंत, और किसी चीज में यदि आप अनंत का भाग देते हैं तो वो जीरो कर देता है, किसी चीज में यदि आप अनंत का भाग देते हैं तो जीरो कर देता है। मतलब भाई अनंत पर यदि स्थितिज ऊर्जा हम गणना करें तो अनंत का भाग देंगे तो जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा, सिंपल है। ये हमारा कितना होता है स्थितिज ऊर्जा -gm बटा r जो है केंद्र से दूरी। अब जब पिंड अनंत पर चला गया ना यार, तो r की जगह अनंत ही करेंगे ना, और अनंत का भाग देंगे तो जीरो आएगा ना भाई साहब। ये चीज तो क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया भाई। पिंड यहाँ पर यदि हम सतह पर स्थितिज ऊर्जा इतना है और अनंत पर आगे की ओर जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है। तो मतलब स्थितिज ऊर्जा में कितना वृद्धि हो गया, तो अंतिम वाले में से प्रारंभिक वाले को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अंतिम वाले से प्रारंभिक को घटाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितना निकल कर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कुछ समझ में आया कि पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होती है? तो अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा कितना आया था, 0 आया था, सबको पता है। अभी मैंने कराया था कि भाई साहब यदि हम फेंक देंगे अनंत पर, दूरी अनंत हो जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगा। अंतिम में से प्रारंभिक वाले को घटाएंगे, प्रारंभिक में कितना है, -gm बटा r, ये सतह पर है और ये अनंत पर है, दोनों के बीच घटाएंगे, माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इतना आ गया कि स्थितिज ऊर्जा भाई इतना वृद्धि हो रहा है। ठीक है, अब जैसे किसी पिंड को फेंका जाए तो उस पर एक गतिज ऊर्जा निहित हो जाएगी। गतिज ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv², लेकिन एस्केप वेलोसिटी है इसलिए ve कर दिया। ठीक है भाई, यदि कोई पिंड पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें क्या लगेगा, एक गति प्रदान होगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी जिसका फार्मूला 1/2 mv²। और हमने बता ही दिया कि ऊपर की ओर जा रहा है तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि इतना है जो कि लगभग गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि है बच्चों, उसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा, यानी गतिज ऊर्जा में जो भी वृद्धि हो रही है गतिज ऊर्जा जितनी है उसके बराबर होगा। मतलब ये जो 1/2 mv² है, ये गतिज ऊर्जा जो है बच्चों वो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर है। स्मॉल m से स्मॉल m काट दो, वेग निकालो तो कितना हो जाएगा, 2gm बटा r। यदि बच्चों वर्गमूल लगा दें, इधर वर्ग का पक्षांतर होगा तो √gm बटा r। अब चूंकि मैं आपसे यदि कह दूं कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होता है तो आप कहोगे कि कैपिटल Gm बटा r स्क्वायर। तो यदि एक r इधर ले आओ, gr बराबर Gm बटे कैपिटल r, यही ना बचेगा। देखो जरा, Gm बटे कैपिटल r, भाई एक r इधर मैं पक्षांतर कर दूं, gr बराबर Gm बटे कैपिटल r। Gm बटे कैपिटल r दिख रहा है क्या, दिख रहा है यहाँ पे Gm बटे कैपिटल r? हाँ सर दिख रहा है। इसका जो मान है gr यहाँ पर रख दें, 2gr। जी हाँ, यही पलायन वेग का व्यंजक है, यही पलायन वेग का व्यंजक है। ये जो वेग है किस पर डिपेंड कर रहा है, केंद्र से दूरी पर, और g मतलब गुरुत्वीय त्वरण पर, दो चीजों पर निर्भर करता है। तो हमने कहा भाई साहब कि पहले हमने अनंत पर देखा स्थितिज ऊर्जा, सतह पर देखा, दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास आ गया स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, जब वस्तु गति करेगा तो उसका कहीं ना कहीं पलायन वेग भी है, तब गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। चूंकि ये जो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि है, गतिज ऊर्जा में जो भी मान होगा बच्चों उसके बराबर होगा, तो हमने दोनों को बराबर कर दिया। स्मॉल m से स्मॉल m काट दिया, 2 इधर भाग में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा तो 2gm बटा r हो जाएगा। वर्ग है बच्चों, पक्षांतर करेंगे वर्गमूल लग जाएगा।
अब चूंकि गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला सबको पता है gm/r²। यदि एक r पक्षांतर कर दो तो यहां पर एक r बचेगा, तो gm/r बराबर gr। तो ये gm/r दिख रहा है, इसके जगह gr कर सकते हैं। जी हाँ, तो वही gr कर दिए। यही पलायन वेग का व्यंजक है, यही अभीष्ट पलायन वेग का व्यंजक है। इतना यदि आप कर लिए तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। यदि क्वेश्चन आ जाए कि पलायन वेग किन किन कारकों पर निर्भर करता है बच्चों, तो एक तो गुरुत्वीय त्वरण पर, और दूसरा पृथ्वी के सतह से दूरी। यहाँ पे r पृथ्वी की त्रिज्या है, लेकिन हो सकता है भाई साहब त्रिज्या r के जगह कुछ और मान मतलब ऊंचाई पर ले जाएं, तो गुरुत्वीय त्वरण केंद्र पर भी डिपेंड करता है, केंद्र से दूरी पर डिपेंड करता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। पलायन वेग एक बार फिर से आप परिभाषा लिख सकते हैं कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, वह पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं लौटे, वह वेग पलायन वेग कहलाता है। किस वेग को पलायन वेग कहेंगे? वह वेग, वह न्यूनतम वेग जो बच्चों पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, जिस वेग से फेंके जाए तो, और पृथ्वी के सतह पर वापस लौटे ही नहीं, तो वह वेग हमारा पलायन वेग कहलाता है। और यदि हम बात करें पृथ्वी का पलायन वेग को तो 11.2 होगा, है ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत ही महत्वपूर्ण, 11.2 मीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, याद रखिएगा। और चंद्रमा का पलायन वेग 2.4। ठीक है, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है बच्चों? सबको पता है ना, याद हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।